आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसके पहले चर्चा भी हो चुकी है कि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित किस ताम्र पाषाणिक स्थल से केवल तांबे के उपकरण का प्रमाण प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका जो विकल्प है पहला है वह है गिलुंद, कायथा, आहाड़, बालाथल, जिसका सही उत्तर आहाड़ होगा। वही हम अगर गिलुंद के संदर्भ में देखें, गिलुंद के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पूरे ताम्र पाषाणिक स्थलों में एकमात्र गिलुंद ही है जहाँ से ईंटों के प्रयोग किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी निर्माण में ईंटों का अगर कहीं से प्रमाण प्राप्त होता है पूरे ताम्र पाषाणिक स्थल में तो वह स्थल कौन सा है? गिलुंद है। वहीं अगर हम कायथा के बारे में देखें तो कायथा के बारे में भी चर्चा हुई थी कि यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन संस्कृति थी जो उसके पैरल चल रही थी। वहीं अगर बालाथल के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ से 11 कमरों वाला भवन प्राप्त है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो आहाड़ है। और आहाड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देख रहे हैं प्रस्तर के उपकरण नहीं बल्कि तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं। जबकि इस चीज़ को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि एक ऐसा स्थल जहाँ से मुझे तांबे के साथ प्रस्तर के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के नाम से जानेंगे। लेकिन आहाड़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से प्रस्तर के उपकरण नहीं बल्कि तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं। और इसका अभिलेखों में जो नाम मिलता है ताम्बवती मिलता है। अभिलेखों में नाम इसका ताम्बवती मिलता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं टेराकोटा का बना हुआ बैल प्राप्त होता है जिसे बनासियन बुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर आहाड़ होगा जिसे ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता था। और आप देख रहे हैं यहीं से टेराकोटा का बैल प्राप्त हुआ है। और यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्रस्तर की जगह हमें ताम्र के उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बालाथल से मुझे 11 कमरों वाला भवन प्राप्त होता है। और गिलुंद अपवाद है, यहाँ से भवनों में ईंट के प्रयोग किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है भविष्य में। और कायथा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन संस्कृति थी। एक तरफ नगरीय संस्कृति चल रही थी तो एक तरफ उसी के पर ग्रामीण संस्कृति चल रही थी। वहीं हम दूसरा जो प्रश्न देखें, जो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिलुंद, बनास। हम चर्चा भी कर चुके हैं कि राजस्थान की महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां थी वो बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसलिए इन स्थलों को या इन संस्कृतियों को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से देखा जाए गिलुंद का संबंध राजस्थान से है और जो बनास नदी के आसपास फैली हुई थी। तो यहाँ पर यह विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। इनाम गांव, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के तट पर इनाम गांव स्थित नहीं था बल्कि यह घोड़ नदी के तट पर था और यह नदी भीमा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनाम गांव का संबंध प्रवरा नदी से नहीं है क्योंकि ये घोड़ नदी के तट पर था और जो भीमा की सहायक नदी है। वहीं कायथा हम देख रहे हैं काली सिंध
नौदा टोली नर्मदा, यानी नौदा टोली नर्मदा नदी के तट पर, कायथा काली सिंध के तट पर, और इनाम गांव घोल नदी के तट पर, और गिलुंदु बनास नदी के क्षेत्र में या तट पर स्थित है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा है? इनाम गांव है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम अपने तीसरे प्रश्न पर चर्चा करें तो है, किस स्थल से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकान निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? अभी भी इससे पहले चर्चा हुई है कि वह कौन सा विकल्प सही होगा? गिलुंद। और हम यह भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दैमाबाद है और दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो अगर दैमाबाद को नदी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सी नदी पर विकल्प सही होगा? प्रवरा। जबकि नौदा टोली अभी भी हम लोगों ने देखा नर्मदा, और वही कायथा को काली सिंध के संदर्भ में देखने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम इनाम गांव देख रहे हैं। इनाम गांव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, जो जोरवे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और नौदा टोली मालवा संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि कृषि के लिए, विशेष तौर पर किसके लिए? ये कृषि के लिए जाने जा रहे हैं। वही इनाम गांव को देखा जाए तो महत्वपूर्ण भवनों के लिए इसे जाना जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं और नौदा टोली में हमें कई प्रकार के कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे हम देख रहे हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार या गर्त गृह की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने अभी भी बताया कि जब गृहों की चर्चा आ रही है, लेकिन जब हम गृह के बारे में बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनाम गांव। जब भी हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि उसका सही उत्तर क्या हो सकता है? नौदा। वही कायथा के बारे में हमने आपसे चर्चा भी की थी कि कायथा का संबंध कहाँ से है? समकालीन हड़प्पा सभ्यता से है। वही आहार इससे पहले ताम्रवती के बारे में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृह के प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो उत्तर आपका क्या होगा? इनाम गांव। और यहाँ से हम देख रहे हैं आयताकार, वर्गाकार, गर्तगृह, पांच कमरों वाला भवन, लोग उसे प्रधान का भवन भी कहते हैं, और अन्नागार प्राप्त होते हैं। तो हमें इनाम गांव से ये विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त होते हैं। और देख रहे हैं गर्तगृह का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिल रहा है? इनाम गांव से है। जबकि नौदा टोली से पहले हम चर्चा कर रहे थे नौदा टोली के बारे में, और हम देख रहे हैं कि नौदा टोली से हमें विभिन्न प्रकार के अनाज प्राप्त होते हैं। और वहीं कायथा के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। आगे हम देख रहे हैं किस स्थल से समाधि मुद्रा में योगी की कंकाल, योगी का कंकाल और उससे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है? तो हम देख रहे हैं किस स्थल से समाधि मुद्रा में योगी का कंकाल और उससे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालाथल। बालाथल से हमें योगी का कंकाल और कुष्ठ रोग के प्राचीनता का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। दैमाबाद के बारे में चर्चा हो चुकी है। लोथल से हम देख रहे हैं यहाँ से युगल समाधान प्राप्त होते हैं। जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। और कायथा की चर्चा हो ही चुकी है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा HD सांकलिया महोदय, जिन्होंने नौदा टोली का उत्खनन कराया था। आगे ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृत्यु के बाद किस दिशा में रख करके दफनाते थे? सामान्यतः पूरब से पश्चिम में रख करके लोग शव को दफनाते थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र या कह लीजिए जोरबे संस्कृत के लोग उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की दिशा में रख करके दफनाते थे। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो वयस्क लोग थे उनके पैर को काट कर दफनाया जाता था। और यही नहीं, बच्चों के लिए कलश में रखकर उन्हें दफनाया। बच्चों को कलश में रख करके दफनाया जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं जो वयस्क थे सामान्यतः उन्हें उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर की तरफ पैर दक्षिण की तरफ रख करके दफनाया जाता था। उनके पैर को काट कर दफनाया जाता था। और देख रहे हैं बच्चों के लिए कलश टाइप का पात्र होता था और उसी में रख करके उन्हें दफनाए जाने की परंपरा थी। और इनके साथ कुछ सामग्रियां भी होती थी, और जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। बड़ा कर्मकांडीय तरीके से ऐसा लगता है कि ये शवाधान पद्धति को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के लोगों के बारे में सही है। ताम्रपाषाण काल के लोगों के बारे में सही है, तो हम देख रहे हैं इनका संबंध ग्रामीण संस्कृत से था। तो यह बिल्कुल सही है कि ये इनका संबंध ग्रामीण संस्कृत से था। और आप देख रहे हैं इनके मकान कच्ची ईंटों या पत्थर या घास फूस के बने हुए थे, और ये कृषि करते थे और कृषि को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार की व्यवस्था किए थे। और कहीं कहीं सुरक्षा के निमित्त ये चारदीवारी या किलेनुमा दीवार भी बनाते थे। ये पशु भी पालते थे और शव भी हम देख रहे हैं, शवों को शवाधान, जो भी मरने के बाद लोग होते थे वो उनको दफनाते थे, अर्थात ये शवाधान पद्धति से परिचित थे। और आगे देख भी रहे हैं कि इनका घर मिट्टी तथा पत्थर के बने थे, बिल्कुल सही है। और ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, क्योंकि शव के साथ कुछ वस्तुएं रख करके दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और जो इस बात को सिद्ध करता है, एक कहीं न कहीं की ये परंपरा थी कि यहाँ से के बाद भी कहीं आगे की यात्रा होती है, अर्थात ये पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। इन्हें लेखन कला का ज्ञान था। ये क्या है? गलत है। इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का पहली बार जो प्रमाण हमें प्राप्त होता है वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होता है, और भले से उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन लेखन कला के बारे में देखा जाए प्राचीनतम प्रमाण मुझे हड़प्पा से देखने को मिलता है, ना कि ताम्रपाषाण काल में। तो इसलिए देख रहे हैं इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि ये लोग अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के मृदभांडों का भी प्रयोग करते थे। और आप देख रहे हैं जो मालवा है वो अपनी विशिष्ट मृदभांड संस्कृति के लिए जाना जा रहा है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि मालवा में विशिष्ट मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं जो अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये जो 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो यहाँ हम देख रहे हैं चंदौली, मरमी का राजस्थान, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, ये 4 विकल्प हैं। अक्सर चंदौली और चंदौली में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। चंदौली का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जबकि चंदौली का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है।
और यहाँ पर विकल्प दिया गया है उत्तर प्रदेश, अर्थात यह क्या है, गलत है। जबकि मरमी राजस्थान से इसका संबंध है और मरमी राजस्थान में ही हमें गिलुंद, बालाथल, आहार और मरमी जैसे महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ मरमी के बारे में हमें विशेष तौर पर ध्यान देखना है। राजस्थान से त्रिपुरी के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, हम लोगों ने बात भी की थी कि जो त्रिपुरी ताम्र पाषाणिक स्थल है ये कायथा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिपुरी ही नहीं, हम लोगों ने उज्जैनी के बारे में बात की थी और एरण के बारे में बात की थी। यानी त्रिपुरी के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग एरण के बारे में बात किए थे, उज्जैनी के बारे में बात हुई थी, और ये सब प्रतिनिधित्व करते हैं कायथा संस्कृत को। तो कायथा संस्कृत, एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी ये तीनों महत्वपूर्ण स्थल हैं जो इस संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही हम लोगों ने बात भी किया था कि मालवा में नौदा टोली के बारे में भी हम चर्चा किए थे, और नौदा टोली कहीं न कहीं मालवा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती है। नागदा मालवा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि हम जोरबे में हम लोगों ने बात किया था तो जोरबे में दैमाबाद की बात आई थी, इनाम गांव की बात आई थी, चंदोली की बात आई थी। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जो महाराष्ट्र में हैं। वही मध्य प्रदेश के स्थल की हम बात कर रहे थे, और इनाम गांव भी आप देख रहे हैं। इनाम गांव का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। तो इस तरह से निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, चंदोली। चंदोली का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, ना कि उत्तर प्रदेश से है। जबकि मरमी का राजस्थान से, त्रिपुरी का मध्य प्रदेश से और इनाम गांव का महाराष्ट्र से है। तो ये हम आगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से तांबे के साक्ष्य के साथ साथ कांसे का प्रमाण प्राप्त होता है, कांसे का प्रमाण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जहां तांबे के साथ साथ कांसे का प्रमाण प्राप्त होता है, तो हम देख रहे हैं वह स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद जैसा कि आप जानते हैं यह प्रवरा नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है और यहाँ से कांसे का प्रमाण प्राप्त है और कांसा तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है। तो यह एक प्रकार का ऐसा स्थल जिससे लग रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और बाद में उनका पतन हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो नए संस्कृत के लोग आए उनका संबंध ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से था, लेकिन वो लोग वहाँ पर जो धातु थी, जो तांबा और टिन जिसको मिलाकर के कांसे का निर्माण होता था, उससे वो परिचित थे। और हम देख रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से मुझे कांसे का ढेर प्राप्त है, कांसे की बनी हुई वस्तुओं का ढेर प्राप्त होता है। तो वह स्थल कौन है, दैमाबाद। और दैमाबाद आप देख रहे हैं, दैमाबाद का संबंध जो है, दैमाबाद का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से भी है। कहाँ से है, हड़प्पा सभ्यता से है। तो हम देख रहे हैं वो कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ एक ताम्र पाषाणिक स्थल भी रहा है। तो वह कौन सा है, दैमाबाद है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी। भले से ये ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन इसी ग्रामीण संस्कृति से होकर के नगर का विकास हुआ और भारत का जो पहला नगर बना वो हड़प्पा सभ्यता जिसे के नाम से हम उसे जानते हैं। और हम उसके विकास में देखेंगे तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं हमें इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में दिखाई पड़ेगी। तो बहुत ही जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के विकास, महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल और हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक जीवन के बारे में चर्चा करते हुए इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हुई उस दौर के लोगों से जिससे एक बड़ी विशाल सभ्यता, महत्वपूर्ण सभ्यता, अपने समकालीन जो भी सभ्यताएं थी उसमें श्रेष्ठ सभ्यता का पतन हो गया। तो हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।